So guys, this is the 4th November 2016 and the very first article is how to balance our gigs. अब इस आर्टिकल में क्या है, देखो पहले ब्रॉड अंडरलाइन कि ब्रॉडली इसमें ये बताया गया कि गिग इकोनॉमी क्या होती है। वो आपने सुना होगा कि गिग होते हैं जो वो ट्विटर पे होते हैं, ठीक है, गिग्स कहते हैं उसे। अब अगर ट्विटर को जोड़ा जाए, मतलब इट्स अ टेक्निकल प्लेटफॉर्म, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एंड गिग इकोनॉमी एक टर्म बनाई गई जिसका मीनिंग है कि जो इकोनॉमी टेक्नोलॉजी और एल्गोरिथम के बेस पे चले, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि देखो रोज ही आईटी सर्विसेज अब मेजर स्टेक होल्डर है, ठीक है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। बेसिकली अगर इंडिया में देखें तो आईटी सर्विसेज बूम है, ठीक है, बूमिंग पे है, बढ़ रही हैं, इकोनॉमी को इम्पेक्ट कर रही हैं, बहुत बंदे एम्प्लॉयड हैं, सारे जो इंजीनियर्स हैं सारे आईटी सर्विस, मोस्टली इंजीनियर्स आर इन आईटी सर्विसेज, ठीक है, और इकोनॉमी को मिल भी बहुत कुछ रहा है, ठीक है, इनपुट्स बहुत आ रहे हैं, डिफरेंट रेम्यूनरेशंस बहुत आ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से। तो आईटी सर्विसेज ही है। देखो दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है, एक टेक्नोलॉजी जो हमेशा मतलब कि जो ग्राफ होता है ना उसे ऊपर की तरफ लेके जाए, वेदर इट्स इन इकोनॉमी, वेदर इट्स इन टेक्निकल अप फ्रंट, ठीक है, चाहे वो फ्यूचर ग्रोथ हो, पर ग्रोथ की तरफ लेके जाए। एक होती है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव का क्या मीनिंग है कि उस टेक्नोलॉजी को यूज करके ना जो पुरानी चीजें हैं, मतलब अगर सपोज या तो टैक्सेस हैं, ठीक है, या कोई लेबर रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, या जो चीज़ें एक सिंपल बिजनेस मॉडल में होती है ना, ठीक है, कि जो एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस बनाए गए उनको कवर अप कर दें, उनको एब्स्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, कि हमें तो भाई इस टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ कर लिया, सॉफ्टवेयर बना लिया, अब हमें लेबर एम्प्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या हमने लेबर एम्प्लॉय नहीं करनी, वी हैव क्रिएटेड अ सॉफ्टवेयर टू मेक टू पर्सन कनेक्ट, ठीक है, चाहे टिंडर लगा लो, ठीक है, तो हमने बनाई, हम उन दोनों से कुछ ना कुछ पैसे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, वी आर, मतलब ये विन विन सिचुएशन है, हम भी पैसे कमा रहे हैं और वो दोनों लोग मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर भी पैसे कमा रहा है, और बीच में हम इंटरमीडिएट रहे, हम भी पैसे कमा रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो गए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके, ना ही फिर उन्हें लेबर रिफॉर्म की ज़रूरत रही, ठीक है। तो ऐसे ही ऊबर का सीन है, ठीक है, इसमें ऊबर को एग्जाम्पल लिया गया। ऊबर ने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म डेवलप किया, जैसे ओला है, ऊबर है, यो कैब्स है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स चलते हैं, ठीक है। अब तो टेस्ला भी इस बिजनेस में आ रही है, ठीक है। तो देयर आर टन्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे ये कैब सर्विस देने वाले, मतलब कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हमारे जैसे, जो कैब वाले को फ़ोन करते हैं, ओला पे रजिस्टर करते हैं, नियरेस्ट कैब बुक कराते हैं, और हमारे पास जब भी हम चाहें कैब आ जाती है 15-20 मिनट में सॉरी। तो अब ऊबर ने क्या किया, ऐसा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म डेवलप किया, और उनका ये कहना है कि हम तो एक मतलब कंट्रीब्यूटर हैं, सब मतलब सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर के बीच। तो हमने तो वो बंदे सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो तो एम्प्लॉय नहीं किए, ठीक है, हम तो बस उनको कनेक्ट करवा रहे हैं, तो हमारे ऊपर तो लेबर वाली चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही ओला वाले हैं, ठीक है, उन्होंने भी यही एप्लीकेशन बनाई है, तो ऐसे ही चलता है। अब ब्रिटेन में क्या हुआ कि ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है और वहाँ पे जो 40,000 ऊबर ड्राइवर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमारे तो यहाँ पे कोई सोशल राइट्स ही नहीं है, हम एक तरह से ऊबर के लिए एम्प्लॉय तो हैं, काम तो हम ऊबर के लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी ना कोई सोशल सिक्योरिटी राइट्स हैं, इनकम हमारी कोई सिक्योर नहीं। अगर कैब हमें किसी ने बुला लिया तो पैसे मिल गए, नहीं तो कोई पैसे नहीं मिलते, कोई हमारे मिनिमम वेजेस नहीं है, ठीक है, हमें कम से कम इतने पैसे मिलने ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे रेगुलेटरी मतलब जो बॉडी है, उन्होंने ये कहा है कि मतलब जो ये लोग एम्प्लॉय करते हो, इनके लिए जो इंश्योरेंस है, अगर ये सिक हो जाते हैं तो इनके लिए क्या है, इन्हें पेड लीव भी मिलनी चाहिए, मिनिमम वेजेस भी मिलने चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए काम करते हैं। तुम सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहे, ऊबर को कहा कि तुम सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहे, तुम एक सर्विस सेल कर रहे हो। तो सर्विस बेचना और सॉफ्टवेयर बेचने में फ़र्क है, तो तुम सर्विस प्रोवाइडर हुए, ठीक है। अगर ऊबर को एज अ सर्विस प्रोवाइडर देखा जाए तो उन पे वो लेबर रिफॉर्म्स वाले चीज़ें भी लागू होनी चाहिए, ठीक है। और तो ये अगर सब कुछ इम्प्लीमेंट होगा तो ऊबर एज अ सर्विस प्रोवाइडर देखा जाएगा,
ठीक है। इसका इस रेगुलेशन का इम्पैक्ट जो अभी जजमेंट आई है, ये सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं इम्प्लीमेंट होगा, ये ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ पे भी ऊबर या ऐसी सर्विसेज चल रही है वहाँ पे इम्पैक्ट होगा। वहाँ पे भी सारे वर्कर्स कहेंगे भी हमें भी मिलना चाहिए राइट। तो अगर एक कंट्री में मिल रहा तो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स जो इकोनॉमी के हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमी है यहाँ पे कि भाई आवर्स जो कैलकुलेटर 24/7 थोड़े काम करना है, हम भी 8 आवर्स काम करेंगे। लेकिन अब इन प्लेटफॉर्म्स ने जो ये ऊबर और ओला है, इन्होंने क्या किया कि भाई फ्लेक्सिबल आवर्स है। सपोज करो तुम सुबह कोई जॉब करते हो और शाम को तुम्हें कैब चलानी है, कैब सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो तुम अपने शाम को कैब प्रोवाइड करो, ठीक है, कैब सर्विस प्रोवाइड करो, तुम्हें शाम को, तो लोगों को पैसे मिलते हैं ऐसे। लेकिन इसमें कोई ना आर्ली वो सीन है कि मिनिमम आवर्स या मैक्सिमम आवर्स इतने होने चाहिए। लेकिन अगर एक बिजनेस मॉडल को देखें तो वहाँ पे होता है कि भाई 8 आवर्स जॉब करनी है, 10 आवर्स जॉब करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि रेगुलेटरी बॉडीज़ को और जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं ये ऊबर जैसे, पहले तो कॉरपोरेट हाउसेज की ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो अपने मॉडल को ट्रांसपेरेंट रखें ताकि रेगुलेशंस बन सकें, ठीक है, प्रॉपर रेगुलेशंस जो कि पूरे ट्रांसपेरेंट मैनर में चलें। और जिन जिन की जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय हो रहे हैं बंदे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनकी राइट्स भी होनी चाहिए, कॉरपोरेट हाउसेज की अपने ड्यूटीज़ और राइट्स भी होने चाहिए। तो सॉरी, सब कुछ चलना चाहिए ऐसे प्रॉपर मैनर में, हर एक के राइट्स एंड ड्यूटीज़ बराबर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इन जो टेक्नोलॉजिकल अपफ्रंट्स हैं इन्हें किस चीज़ में लिया जाए, किस बास्केट में कैरी किया जाए, ठीक है, वेदर एज ए सर्विस प्रोवाइडर और वेदर एज ए सॉफ्टवेयर सेलर, ठीक है, ये अब डिपेंड करता है और इन पे क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, ठीक है। तो अगर मॉडल ट्रांसपेरेंट होगा तो रेगुलेटरी बॉडीज भी ठीक ढंग से इन पे रेगुलेशंस लगा पाएंगे, नहीं तो अनप्रिडिक्टेबल ही रहेगा सभी के लिए, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। तो ये आर्टिकल इस ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग में लिखा गया, ठीक है। होप यू गॉट इट। एंड इसमें अगर बेसिक एक लाइन देखी जाए, अ प्रॉपर नेक्सस एंड ट्रांसपेरेंसी is required between these kind of technological upfronts platforms and regulatory bodies, and rights and duties should be considered of every employee, ठीक है। तो ये बात इसमें कही गई है। now the second article is getting real on OROP। भाई ये केस तो 2014 से चल रहा है, ठीक है, 1 रैंक 1 पेंशन का, कि सभी को पेंशन मिलेगी जो भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस में हैं, ठीक है, जिनकी बहुत ही रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से अगर वो वहाँ पे अच्छी तरह दिवाली मनाते हैं तो हम दिवाली मना पाते हैं, ठीक है, वो अपनी दिवाली छोड़ते हैं तब हमारी दिवाली चलती है, ठीक है। तो अब 1 रैंक 1 पेंशन का क्या सिनेरियो है, सपोज करो 21 लाख एम्प्लॉयज़ हैं आर्म्ड डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। पहली बात तो हमें यंग फोर्स चाहिए, ठीक है। अब ओल्ड एज वाले तो भाई लड़ने से रहे, उनको तो मतलब हायर रैंक्स पे रखना चाहिए जो कि गाइड कर सके। लेकिन व्हेन देयर इज अ फाइट, ठीक है, तो यंगर पर्सनल इज रिक्वायर्ड ऑन बॉर्डर, पॉइंट नंबर 1। पहले मैं रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ, डिफेंस सेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है, ठीक है। अब 1 रैंक 1 पेंशन से अगर हम रिलेट करें तो उसमें ये कहा गया कि सपोज करो एक बंदा, 2 बंदे हैं, ठीक है, एक बंदा ए है एक बंदा बी है। जो ए है वो सूबेदार के रैंक से रिटायर होता है और 10 साल काम करता है, लेकिन वो रिटायर होता है कुछ 1987 में सपोज करो, ठीक है। और दूसरा बंदा है वो 2007 में रिटायर होता है, ठीक है, वो भी 10 साल काम करता है, वो भी सूबेदार से के रैंक से रिटायर होता है। लेकिन 2007 में जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो तो भाई बेहतर होंगी, क्योंकि तब इन्फ्लेशन भी हो गया, ठीक है, पे कमीशंस भी आ गए, तो उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे और उस हिसाब से उसकी पेंशन डिक्लेयर होगी। लेकिन जो बंदा 1987 में रिटायर हुआ था उसकी इकोनॉमिक कंडीशन तो कम ही होंगी, ठीक है, इन्फ्लेशन भी कम होगा, पैसे भी कम मिलेंगे, पेंशन पे भी कम मिलेंगे। लेकिन दोनों रिटायर सूबेदार से और दोनों ने सेम टेन्योर ऑफ पीरियड काम किया है, ठीक है। तो इस 1 रैंक 1 पेंशन का ये मतलब है कि अगर जो टेन्योर है सर्विस का, जैसे दोनों का 10-10 साल है और सेम रैंक से रिटायर होते हैं, चाहे वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी डेट पे रिटायर हो, चाहे वो 2007 में हो चाहे वो 1987 में, दोनों को सेम पेंशन मिलेगी, ठीक है। ये 1 रैंक 1 पेंशन का मेन मुद्दा है कि कैसे होनी चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ, इस बेसिस पे क्या है कि एक ना प्री मैच्योर रिटायरमेंट होती है,
प्री मैच्योर रिटायरमेंट में क्या होता है कि सपोज करो मेरी 10 साल की सर्विस पे मुझे पेंशन मिलनी चाहिए थी 10 साल की सर्विस के बाद, लेकिन जो मेरी ग्रेचुइटी वाला होता है वो तो मुझे 5 साल बाद ही मिलना शुरू होता है, लेकिन जो वन रैंक पेंशन है वो मैं सपोज करूँ मुझे 10 साल बाद मिलनी है, इट्स जस्ट अ सपोजिशन, ठीक है। लेकिन मैं 7 साल में ये रिटायरमेंट ले लेता हूँ पहले ही, तो मुझे वो वन रैंक वन पेंशन वाला सिनेरियो के अंदर मैं आऊँगा नहीं, तो मुझे वो वाली पेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, मुझे ज़्यादा टाइम रहना पड़ेगा वहाँ पे, मतलब डिफेंस सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो अगर ज़्यादा टाइम रहना पड़ेगा तो मतलब कि मेरी एज बढ़ती जा रही है, तो एक तो वो यंग जनरेशन वाला लॉजिक यहाँ पे ख़राब हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो कि है कि अगर सपोज करो एक बंदा 2000 मतलब कि एक बंदा 2007 में नहीं रिटायर हो रहा लेकिन 2008 में रहा, मतलब 11 साल का टेन्योर होगा उसका, तो उस पे कौन सा काम करेगा, ठीक है। मतलब उसे वन रैंक वन पेंशन मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी 1 साल क्योंकि उसने ज़्यादा लगाया, कि वो 10 साल वाली मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई हर 5 साल बाद रिवाइज हुआ करेगा, लेकिन जो डिफेंस वेटरन हैं, जो पुराने बंदे हैं, तो उन्होंने कहा कि हर साल रिन्यू होना चाहिए। लेकिन अगर एनुअली रिव्यू होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन कितनी बढ़ जाएगी, हर एक बंदे का चेक करना पड़ा करेगा हर साल ही, तो मतलब 1 साल में तो गवर्नमेंट सिर्फ यही चेक करने भी लगा देगी, और काम कौन करेगा। तो इसलिए पूरा ब्लॉक बनाना पड़ेगा, नए बंदे एम्प्लॉय करने पड़े, टन्स ऑफ थिंग्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये है अभी जो रिसेंटली मतलब एक केस हुआ है, मतलब मिस्टर सूबेदार रामकिशन जी का। तो अब उसमें क्या था कि गवर्नमेंट कह रही है कि अगर 21 लाख एम्प्लॉय हैं तो 20 लाख को तो मिल ही चुका है वन रैंक वन पेंशन के अंदर पैसे, लेकिन 1 लाख एम्प्लॉय अभी भी बाकी हैं, ठीक है। तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का ये फ्रंट है। तो ये जो टैंगल अराउंड हो रहा है ना, ये इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। और प्री मैच्योर जो रिटायरमेंट का केस है उसमें ये है कि अगर कोई पहले रिटायरमेंट भी लेता है ना, ठीक है, तो उनके लिए अलग चीज़ें बननी चाहिए, रादर देन उन्हें बिल्कुल ही एम्बिट से बाहर कर दो वन रैंक वन पेंशन से। क्योंकि गवर्नमेंट की जो मतलब रेगुलेशन आई थी उसमें ये था कि अगर आप रिटायरमेंट मतलब जो डिफेंस पर्सन वाले रिटायरमेंट अपनी रिक्वेस्ट पे लेते हैं, ठीक है, मतलब आपका टेन्योर पूरा नहीं हो रहा लेकिन अपनी रिक्वेस्ट पे ले रहे हैं आप, तो आपको मतलब वन रैंक वन पेंशन के अंदर नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल इस बात पे बात कर रहा है, वन रैंक वन पेंशन वाला, ठीक है। सो दीज आर द 2 आर्टिकल्स आर हिंदू विच वी डिस्कस यूजुअली। So thank you very much guys.